शिक्षा को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह का रावत का बड़ा फैसला। उत्तराखंड में स्नातकोत्तर और शोध के लिए खुलेगा आवासीय साइंस कॉलेज। कोरोना काल में कांग्रेसियों को सड़क पर उतरना पड़ा महंगा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत 200 लोगों पर एफआईआर। दसवीं 12वीं के छात्रों का इंतजार खत्म। 29 जुलाई को जारी होगा उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की सचिव डॉक्टर नीता तिवारी ने दी जानकारी। और चमोली में आसमानी आफत ने जमकर मचाही तबाही। बादल फटने से मची चीख पुकार। एक महिला की मौत, एक बच्ची घायल। नमस्कार, अपने उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश चगवानी। उत्तराखंड सरकार मेधावी छात्रों के लिए कक्षा 6 से 12 तक एक अलग कॉलेज की स्थापना करेगी और इसमें गरीब प्रतिभावान छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। छात्रों का चयन राज्य स्तर पर परीक्षा से होगा। आर्थिक रूप से सक्षम परिवारों के छात्रों से शुल्क लिया जाएगा। ये जानकारी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी। मुख्यमंत्री आवास से प्रदेश के छात्र छात्राओं के साथ ई संवाद करते हुए सीएम ने कहा कि प्रदेश में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, पोस्ट ग्रेजुएशन और शोध के लिए एक अलग आवासीय साइंस कॉलेज स्थापित किया जाएगा। प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्वालिटी एजुकेशन पर जोर दिया जा रहा है। आज का युग कड़ी प्रतिस्पर्धा का है। सीएम ने छात्रों से आह्वान किया कि वे क्षेत्र में अपना भविष्य बनाएं। उनका उद्देश्य देशभक्ति होना चाहिए। जो भी करियर बनाए, मकसद एक होना चाहिए कि देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। राजस्थान के सियासी घमासान को लेकर देश भर में राजभवनों के घेराव के क्रम में सोमवार को देहरादून में सैकड़ों कांग्रेसियों ने राजभवन कूच करने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस ने सभी को आधे रास्ते में रोक लिया और इस दौरान गुस्साए कांग्रेसियों की पुलिस के साथ जमकर धक्का मुक्की हुई और इस मामले में डालनवाल कोतवाली पुलिस ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सहित 200 कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस का कहना है कि उनके पास जुलूस निकालने की अनुमति नहीं थी और न ही इस दौरान शारीरिक दूरी के नियम का पालन किया गया। सत्ता में बैठे हुए लोग लगातार देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रहे हैं, जिसके विरोध में पूरे देश के अंदर कल सोनिया गांधी जी के आह्वान पर कांग्रेस जनों ने जो है राज्यपाल भवन कूच करने का काम किया। उसी कड़ी में देहरादून के अंदर भी कांग्रेस के लोगों ने कूच किया और सरकार ने हमारे ऊपर मुकदमा दायर करने का काम किया है। सरकार लोकतंत्र की अगर हत्या करेगी, देश के संविधान को पैरों तले कुचलने का काम करेगी, तो स्वाभाविक बात है कि कांग्रेस के लोग सड़क पर उतरने का काम करें। मैं त्रिवेंद्र जी से कहना चाहता हूं कि आप एक नहीं 100 मुकदमे दायर कर दीजिए, लेकिन जनहित के मुद्दों के लिए कांग्रेस लगातार संघर्ष करती रहेगी और सड़क पर उतरती रहेगी। हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित मुख्यालय में डीएम और इस बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा समेत जिला पंचायत के कई सदस्य मौजूद रहे। वहीं बैठक के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा ने जिला अधिकारी को वर्तमान समय में कोरोना आपदा के कारण नए निर्माण कार्यों पर लगी रोक हटाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। 2020-21 का जिला योजना का बैठक 10 तारीख अगस्त में प्रस्तावित है। उसका तैयारी को लेकर के आज डीपीसी सदस्यों के साथ विचार विमर्श किया गया है। तो डीपीसी सदस्यों का एक मांग था कि इस वर्ष कोई भी नया निर्माण कार्यों ना किया जाए करके, जो कोविड के परिस्थिति में जो शरत है, इसको थोड़ा पुनर्विचार करने के लिए उन्होंने अनुरोध किया है। तो इस संबंध में हम अभी शासन को ये सूचित कर रहे हैं और बहुत जल्दी इसमें जो है आगे विचार विमर्श उपरांत 10 तारीख का जो बैठक में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जो अभी जिला पंचायत जो अध्यक्ष जी हैं
उन्होंने एक अपना ज्ञापन दिया है कि जो डीपीसी का जो मुद्दा है, जो अभी मैं जियो में जो बता रहा था, उस मुद्दे पर एक पुनर्विचार करने के लिए उन्होंने एक अनुरोध किया है। उस अनुरोध को हम आगे शासन को भेजेंगे। उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने स्मार्ट सिटी को लेकर विधानसभा में आला अधिकारियों के साथ बैठक की, लेकिन स्मार्ट सिटी के काम की सुस्ती को लेकर मदन कौशिक नाखुश दिखे। मदन कौशिक ने कहा कि जो समय समुचित किया गया था उस समय सीमा के तहत कार्य पूरा नहीं किया गया, ना ही शेवर लाइन का काम किया गया और ना ही पानी की निकासी का। हालांकि मदन कौशिक ने कहा कि 4 महीने कोरोना के चलते स्मार्ट सिटी का काम नहीं हो पाया, लेकिन जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा। स्मार्ट सिटी का कुछ पार्ट है जिसकी मैंने प्रोग्रेस जाननी चाहिए आज, तो अभी प्रोग्रेस तो उतनी नहीं है। कोविड के कारण इन्होंने कहा कि हम 4 महीने काम नहीं कर पाए, इस कारण से वो काम अभी शुरू नहीं हो पाया। चाहे वो स्मार्ट रोड का काम हो, स्मार्ट रोड के अंदर अगर डक्ट का काम हो या सीवरेज का रिप्लेसमेंट हो या पानी का रिप्लेसमेंट हो या प्रेयर ग्राउंड का काम हो, ये सारे ऐसे काम थे जो अभी नहीं हो पाए। तो अभी इस संबंध में समय जो पहले तय था संभव तो उस समय तक तो पूरा नहीं हो पाएगा। अब देखते हैं कैसे अभी आगे बात बढ़ेगी, लेकिन फिलहाल जो प्रोग्रेस है वो उतनी उत्साहजनक नहीं है जितनी इन्होंने डेट दी थी। अब कोविड के कारण काम शुरू नहीं कर पाए। देखिए 2-3 चीज़ें हैं। ये चूँकि एक लिमिटेड कंपनी है जो काम कराएगी, सरकार की ही है पूरी तरीके से, और जो इन्हें तारीख फिक्स की थी उस तारीखों के आधार पर अभी काम शुरू नहीं हो पाया। इसका कारण यही है कि इन्होंने कहा कि हम 4 महीने से कोविड के कारण काम शुरू नहीं कर पाए 4 महीने में, तो काम के उसके बाद शुरू ना होने के कारण अभी थोड़ी दिक्कत है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में वो काम स्पीड पकड़ेगा। कोरोना काल चल रहा है। उत्तराखंड बीजेपी इन दिनों उत्तराखंड में अपनी सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिट्ठी को बांटने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस चिट्ठी में कोरोना काल में सरकार ने क्या कामकाज किए और कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन के कारण जो लोग बेरोजगार हुए और जिन लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हुई, उन लोगों के लिए सरकार ने क्या क्या योजनाएं चलाई, इसका पूरा ब्यौरा है। इतना ही नहीं, इस चिट्ठी में प्रधानमंत्री ने जनता से अपील की कि वह कोरोना काल में सरकार के गाइडलाइन का पालन करे, तभी इस कोरोना महामारी से जंग जीती जा सकती है। पूरे उत्तराखंड में लगभग 10 लाख लोगों को यह चिट्ठी बांटी जा रही है। दो 2000 परिवारों पर फिर से संपर्क करने के लिए पार्टी ने एक विचार बनाया है। तो उसके लिए हम तो सोच रहे थे रक्षाबंधन के बाद शुरू करें, लेकिन जैसा कोरोना की हालत है, हम कुछ करेंगे तो फिर आप ही लोग कहेंगे ये ऐसा कर रहे हैं, तो इसलिए उस पर विचार करेंगे। कोरोना के चलते अभी थोड़ा टाइम डिले किया। अपने उत्तराखंड में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर तमाम दर्शकों को बता दें जो कि मुंबई से आ रही है। सुशांत सिंह आत्महत्या मामले में इस केस में नया मोड़ आ चुका है। एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पटना में अब केस जो है वह दर्ज किया गया है। सुशांत सिंह के पिता ने एक एफआईआर को दर्ज करवाया है। पटना के राजीव नगर के थाने में यह एफआईआर जो है वह दर्ज की गई है। रिया पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा है। पटना से 4 पुलिस वालों की जो टीम है वह मुंबई भी पहुंच चुकी है। राजीव नगर थाने में 5 पन्ने की एफआईआर जो है वह दर्ज कराई गई है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के फादर ने पटना के राजीव नगर के थाने में एक्ट्रेस और सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। रिया पर प्यार में सुशांत को फंसाकर उसके पैसे निकालने
और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा है। और इस मामले पर पटना से 4 पुलिस वालों की जो टीम है वो मुंबई भी पहुंच चुकी है। इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए मुंबई से हमारे संवाददाता मुरारी सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुरारी, सबसे पहले आपसे यह जानना चाहेंगे, क्या किसी विशेष परिस्थिति में जो यह मामला है पटना में दर्ज कराया गया और क्या एफआईआर को क्लासिफाइड श्रेणी में भी रखा गया और कोर्ट में भेज दिया गया है? क्योंकि एक्ट्रेस और सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती तो मुंबई में रहती हैं। जी, जिसके आपको बता दें कि सुशांत सिंह के पिताजी ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पटना में मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पटना पुलिस के 4 अधिकारी जो है मुंबई देर शाम पहुंच चुके हैं। जानकारी है कि कल जो है रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होगी। इससे पहले कई फिल्मी नामी गिरामी निर्देशक निर्माताओं के साथ में पूछताछ हो चुकी है। बांद्रा पुलिस लगभग 40 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है। लेकिन अब जिस तरीके से सुशांत के पिता ने पटना में मामला दर्ज करा, उसे लेकर पटना से मुंबई पहुंची पुलिस रिया चक्रवर्ती के साथ किस तरीके से और किन मुद्दों पर पूछताछ करती है और क्या बांद्रा पुलिस का भी सहयोग लेती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। जी, इसीलिए भी टिकी है क्योंकि कुछ ही दिनों पहले रिया चक्रवर्ती ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह से इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी और इसके पहले सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में मुंबई पुलिस ने रिया चक्रवर्ती से करीब 11 घंटे तक पूछताछ भी की थी। धन्यवाद मुरारी तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत ने बांद्रा स्थित अपने घर में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था और अब इस आत्महत्या के मामले में नया मोड़ आ चुका है। एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पटना में जो केस है वो दर्ज हो चुका है। ब्रेक के बाद आपने उत्तराखंड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उधम सिंह नगर के किच्छा विधानसभा के शहीद देव बहादुर के गौरीकला गांव में उत्तराखंड सरकार की तरफ से शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे श्रद्धांजलि देने पहुंचे। उन्होंने शहीद के परिवार वालों से मुलाकात की और उनको हर संभव मदद देने का भरोसा जताया। इसके साथ ही शहीद देव बहादुर के सम्मान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय गौरीकला का नाम बदलकर शहीद श्री देव बहादुर राजकीय प्राथमिक विद्यालय गौरीकला रखा गया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के युवाओं के लिए शहीद देव बहादुर एक प्रेरणा बनेंगे। उन्होंने कहा कि देश के लिए शहीद हुए देव बहादुर के बलिदान को देखकर युवाओं के मन में देशभक्ति की भावना जो है वह बढ़ेगी। श्री देव बहादुर सिंह जी को मैं अपनी तरफ से, अपने मुख्यमंत्री जी की तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से मैं अपनी बहुत बड़ी संवेदना प्रकट करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि शहीद देव बहादुर युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़े प्रसंग बनेंगे। इनको देख के नई उम्र के बच्चे बहुत कुछ सीख के राष्ट्रभक्ति की भावना सीखेंगे। जहाँ देव बहादुर सिंह ने अपने बलिदान के माध्यम से अपने पूरे खानदान का, आने वाली पीढ़ी तक का नाम रोशन किया, वहीं इस परिवार का वो खून भी निश्चित ही माँ बाप से जो रिश्ते नाते हैं वह कभी भूला नहीं जा सकता। परिवार का नुकसान हुआ है, ईश्वर परिवार को शक्ति दे ताकि इस दुखद क्षण से, इस घटना से वह निकल सके। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में अब एयर एम्बुलेंस को लैंड करने की सुविधा उपलब्ध हो गई है। मंगलवार को जॉलीग्रांट से एम्स के लिए हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। दोपहर करीब 12:30 बजे एम्स के हेलीपैड में हेलीकॉप्टर लैंड हुआ। हेलीकॉप्टर में एम्स के निदेशक प्रोफेसर रविकांत स्वयं जॉलीग्रांट से यहां पहुंचे। आपको बता दें, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के हालात किसी से छिपे नहीं। इन क्षेत्रों में दुर्घटनाओं में मृत्यु दर कम करने के लिए एयर एम्बुलेंस सेवा कारगर साबित होती है। किसी दुर्घटना में घायल या गंभीर रूप से बीमार मरीजों को एयर एम्बुलेंस के जरिए एम्स तक पहुंचाने के लिए लंबे समय से यहां हेलीपैड की जरूरत महसूस की जा रही थी, जिसके बाद से कवायद शुरू हो गई। जिस दिन उनका हेलीकॉप्टर उतरे, सब कुछ सेफ हो, सब कुछ ठीक हो, तो उसका जिसको कहते हैं एक प्रैक्टिस रन है,
उद्घाटन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ही करेंगे। सर कितना फायदा होने वाला है इससे? देखिए, अगर पहाड़ में कहीं पर मरीज जो है एक्सीडेंट होता है, हार्ट अटैक होता है, कोई तुरंत लाना है, अब उसको इधर उधर जाना नहीं है, वहाँ से सीधे यहाँ लाना है। उधर भी इंतजाम करेंगे, यहाँ भी इंतजाम करेंगे, रास्ते में भी इंतजाम करेंगे। ये जो हेली सेवा यहाँ से अब एम्बुलेंस शुरू होगी तो क्या खुद का एम्स का अपना हेलीकॉप्टर हम होगा? लोग का तो हम लोग के पास तो पैसे ही नहीं है, तो अपनी वाली बात नहीं है। हम तो उत्तराखंड सरकार के माध्यम से काम करेंगे। फिलहाल ये यहाँ पे हेलीपैड चलेगा। जी हाँ, जी हाँ। ठीक सर, थैंक यू। इसमें हमें बताते हैं कि 5 हेलीकॉप्टर यहाँ पे आ सकते हैं। चमोली में मंगलवार तड़के बादल फटने की घटना सामने आई। यहां चमोली के घाट ब्लॉक के पडेर गांव के तिमदो थोक में बादल फटने से घर में मलबा और पानी घुसने से एक महिला की मौत हो गई और एक बच्ची घायल है। आपको बता दें, देर रात से हो रही भारी बारिश मंगलवार को सुबह 8 बजे थमी। पडेर गांव में तड़के 3 बजे बादल फटने से रघुवीर सिंह का मकान मलबे की चपेट में आ गया। इस दौरान घर में 4 सदस्य सो रहे थे, जिसमें से देवेश्वरी देवी मलबे में दब गई और 12 वर्षीय प्रीता घायल हो गई। नैनी झील के इतिहास में पहली बार जुलाई में जल स्तर 10.9 फीट पर पहुंच गया। इस वजह से मंगलवार सुबह ठीक 9:30 बजे नैनी झील से पानी छोड़ना पड़ा। एहतियातन केवल 1 इंच ही झील के गेट खोले गए। जब तक जल स्तर 10 फीट तक नहीं पहुंच जाता, तब तक गेट खुले रहेंगे। नैनी झील पूरी तरह से वर्षा जल पर निर्भर है। किसी भी रुकी जल राशि के लिए पानी बदलकर रिफ्रेश यानी कि तरोताजा होना परिस्थिति के लिए जरूरी माना जाता है। नैनी झील को ऐसा मौका इस साल 2 वर्ष बाद मंगलवार को मिला। झील का जल स्तर ऐतिहासिक रूप से 1977 से अब तक के आंकड़ों के अनुसार जुलाई में सर्वाधिक 10.9 फीट पहुंच गया। रेनफॉल हुई है इस बार, टूरिज्म एक्टिविटी कोविड-19 की वजह से काफ़ी कम रही है। वाटर राशनिंग का बहुत बड़ा इफेक्ट रहा। इवन दो रेनफॉल हमारा 0 mm के आसपास हुआ है, पर लेक लेवल में आशातीत बढ़ोतरी हुई है, जो कि आप देख सकते हैं 10 फीट लगभग 9 इंच के आसपास हो गया। और ये लेवल जो है हमें मेंटेन करना होता है ऑलमोस्ट 10 सितंबर को। तो हम लगभग 2 महीने पहले पर हैं और पानी चूँकि एक्सेस है और वाटर सप्लाई को कोरिलेट करके ही इसको आगे कैसे डिसीजन लेना है उच्च स्तर पे निर्णय होना है अभी। लेकिन स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी जो डायरेक्शन ऊपर से मिले थे कि 10 फीट मेंटेन किया जाए, तो उसी को देखते हुए हमने आज गेट को। बंगापानी और धारचूला में भारी बारिश ने तबाही मचाई है। जारा जबली में एक मकान में मलबा आ जाने से 2 महिलाएं मलबे में दब गई। 2 पक्के पुल बह गए। धारचूला में भी जलभराव बना है। जारा जबली के स्थानीय लोगों ने बताया कि भारी बारिश के बाद नाला गांव की तरफ पलटा, जिससे एक मकान में मलबा घुस गया। इसके बाद से 2 महिलाएं मिसिंग बताई जा रही है। गांव वाले खोजबीन कर रहे हैं। जौलजीबी मुनस्यारी मार्ग पर चामी और मेतली के बीच दगड़ी गाड़ का पुल बह गया। इसके अलावा चामी में मोटर और पैदल पुल दोनों बह गए। भारी बारिश से जारा जबली में भारी नुकसान हो गया। 4 पैदल चलने वाले पुल और कई घरों में नुकसान हुआ है। वहीं काशीपुर में एक मजदूर ने ग्राम प्रधान पर उसकी बेटी से दुष्कर्म करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराते हुए आरोपी प्रधान की गिरफ्तारी के प्रयास जो हैं वे शुरू कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार ग्राम गंगापुर निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 26 जुलाई की दोपहर उसकी बेटी घर में अकेली थी। इसी दौरान ग्राम प्रधान लखविंदर सिंह फावड़ा लेने के बहाने उसके घर में घुस गया। वहां उसने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। जब वह अपने घर लौटा तो उसकी बेटी ने आप बीती सुनाई। इस बात की जानकारी ग्रामीणों को जैसे ही मिली, वैसे ही आरोपी ग्राम प्रधान गांव से फरार हो गया। ग्रामीणों ने इस घटना की निंदा करते हुए आरोपी ग्राम प्रधान से तत्काल त्यागपत्र दिए जाने की मांग की है। वहीं मसूरी देहरादून मार्ग पर हुसैनगंज पर नगर पालिका की भूमि पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को लेकर नगर पालिका मसूरी ने एक टीम गठित की, जिसको लेकर नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी पुलिस बल के साथ मसूरी के हुसैनगंज पहुंचे। वहीं अतिक्रमण को हटाने पर पालिका को लोगों से दो चार होना पड़ा। पालिका अध्यक्ष का कहना है कि पालिका की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। बिल्कुल एक अभियान नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ
यहाँ पे चलाया गया है, जिसमें एक टीम गठित करी गई है, जिसमें हमारे अधिकारी हैं, नायब तहसीलदार हैं, पुलिस थाने से हमारी पुलिस बल है। और जैसे कि आपको हमने पूर्व में भी अवगत कराया था, अतिक्रमण बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। सरकारी संपत्ति पे जितने भी अतिक्रमण लोगों द्वारा किए गए हैं उनको हटाए जाने का अभियान एक पालिका द्वारा चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में आज हुसैनगंज में शुरुआत की गई। और मेरे ख्याल से शायद 2 कमरे वहां पर बिल्लू नामक व्यक्ति ने जो बनाए थे उनको तोड़ा गया है। और इसी क्रम में 12 कैची हो या अन्य स्थल हो, कंपनी गार्डन हो, उसके लिए एक टीम गठित कर दी गई है। और बहुत जल्दी जितनी भी सरकारी जगहों पर, नगर पालिका के जगहों पे अतिक्रमण है या संपत्ति खुर्द-बुर्द कर रखी है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं रुद्रपुर के इंदिरा चौक पर सीपीयू कर्मियों ने दरिंदगी का सबूत दिखाते हुए दीपक नाम के युवक के माथे में चाबी घुसा दी, जिससे दीपक गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल सीपीयू की ओर से चेकिंग की जा रही थी और दीपक को रुकाया गया। गाड़ी के कागज मांगने पर कर्मियों की दीपक से बहस हो गई तो स्टाफ ने दीपक को घायल कर दिया, जिसके बाद पुलिस पर गुस्साई जनता ने पथराव किया। पुलिस को भी बल प्रयोग करना पड़ा। हालांकि बाद में कार्रवाई करते हुए डीजी अशोक कुमार के आदेश पर आरोपी सीपीयू कर्मियों को निलंबित कर दिया गया। इस पूरे मामले की जांच बाजपुर सीओ दीपशिखा अग्रवाल करेंगी। दसवीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा देने वाले उत्तराखंड बोर्ड के छात्रों का इंतजार अब खत्म हो गया है। उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट 29 जुलाई को सुबह 11 बजे जारी किया जाएगा। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की सचिव डॉक्टर नीता तिवारी ने बताया कि इस बार शिक्षा मंत्री खुद बोर्ड का रिजल्ट जारी करेंगे। आपको बता दें, अभी तक बोर्ड सभापति और सचिव ही रिजल्ट को जारी करते आए हैं। बोर्ड रिजल्ट में प्रदेश के करीब 2,67,000 छात्र छात्राओं की परीक्षा के परिणाम घोषित होंगे। उत्तराखंड बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा का परिणाम 29 जुलाई को प्रातः 11 बजे घोषित किया जाएगा। परिषद के एनेक्सी सभागार में परीक्षा परिणाम की घोषणा की जाएगी। हमारी माननीय शिक्षा मंत्री जी यहाँ पे उपस्थित रहेगी। साथ ही परिषद के चेयरमैन यहाँ उपस्थित रहेंगे। इस वर्ष बोर्ड की परीक्षाएं 2 चरणों में आयोजित की गई थी। कोविड संक्रमण के दृष्टिगत बीच में परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी। द्वितीय चरण में परीक्षा संपन्न हुई। तत्पश्चात मूल्यांकन कार्य पूर्ण कर परीक्षा पर तैयार कर लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए 5 अगस्त को भूमि पूजन करेंगे और उनके हाथों से नींव की पहली ईंट रखी जाएगी। इस ऐतिहासिक पल के लिए अयोध्या में इन दिनों जोर शोर से तैयारियां जारी हैं और इसके साथ ही राम मंदिर के निर्माण के लिए देश के अलग अलग मंदिरों और पवित्र नदियों का जल अयोध्या भेजा जा रहा है। और इसी कड़ी में विश्व हिंदू परिषद की चमोली इकाई पर चमोली से तीनों प्रयागों के पानी और बद्रीनाथ धाम की मिट्टी को अयोध्या तक पहुंचाने का जिम्मा है। बद्रीनाथ के मुख्य पुजारी रावल ने मिट्टी और जल को पहले भगवान बद्री विशाल के गर्भगृह से स्पर्श करवाया और फिर सिंहद्वार से बाहर लाकर पंचशिला परिसर में अयोध्या के लिए भिजवाया। इस पवित्र मिट्टी को बद्रीनाथ धाम के पीछे नारायण पर्वत की तलहटी से निकाला गया है, तो वहीं उसी अलकनंदा के जल को अयोध्या भिजवाया गया, जिससे भगवान बद्री विशाल का अभिषेक किया जाता है। नंदप्रयाग और कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग में जो है केदारनाथ की टीम हमारे साथ केदारनाथ मिट्टी और जल वहाँ से लेके आएगी। उसके ऊपर जो है रात्रि विश्राम हमारा जो है टेहरी में और वहाँ से जो है टेहरी की टीम यमुनोत्री की मिट्टी और पवित्र जल लेकर के आ रही है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग कॉलेज डोईवाला ने सेमेस्टर फीस जमा करने को लेकर छात्रों को नोटिस जारी किया है। वहीं 8 अगस्त के बाद फीस जमा करने पर छात्रों को 500 रुपए पेनल्टी शुल्क देना होगा, जिस पर छात्रों ने नाराजगी दिखाते हुए कहा कि कोरोना की वजह से आर्थिक गतिविधियां ठप्प होने के कारण उनके अभिभावक फीस देने में असमर्थ हैं और कॉलेज प्रशासन द्वारा उन पर लेट फीस शुल्क जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है, जो कि कोरोना को देखते हुए उचित नहीं। हालांकि कॉलेज प्रशासन का कहना है कि अगर कोई छात्र पूरी फीस को जमा करने में असमर्थ है तो वह किश्तों में फीस को जमा कर सकता है।
ये है कि हमारी फीस के लिए हमारे पास नोटिस आ गया है। लॉकडाउन के चलते, कोरोना महामारी के चलते हमारे पास फीस के लिए नोटिस आ गया है। 8 अगस्त तक हमारे को फीस जमा करनी है, जिसके लिए हमारे पेरेंट्स की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, इसलिए वो फीस देने में असमर्थ हो रहे हैं। हमें यहाँ पर 18,000 रुपये इन्होंने हमारी फीस बता रखी है। बोल रहे हैं 8 तारीख के बाद हमारे ऊपर 500 रुपये पर डे का पेनल्टी लगेगा। इंस्टॉलमेंट पे देने के लिए प्रशासन बात कर रहा है, तो क्या पर्याप्त है, उचित है? इंस्टॉलमेंट में बच्चे बहुत दिक्कत में आ रहे हैं कि इनका कहना यह है कि जैसे हमारी 18,000 फीस है, तो इनका कहना ये है कि आप 2 महीने में करके 9,000 एक महीने में, फिर अगले महीने में 9,000 दे दो। इस चीज़ के लिए भी हम बहुत दिक्कत आएगी, फिर 9,000 पे हर महीने नहीं दे सकते हम 2 महीने में लगातार। मैं संस्थान के निदेशक के तौर पर सब बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि संस्थान की तरफ से बच्चों को फ़ीस को लेकर कोई दबाव नहीं है, और ये कोरोना काल में समस्याओं को देखते हुए जो हमारा मैनेजमेंट ये प्रबंधन है, उसने ये निर्णय लिया है कि बच्चे फ़ीस अपनी सुविधाजनक इंस्टॉलमेंट में जमा करा सकते हैं। तो और किसी भी बच्चे को कोर्स से निकाला नहीं जाएगा। बस ये ज़रूर है, क्योंकि ये सरकार का रेवेन्यू है, इसको माफ़ तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हम इनको पेमेंट करने की सुविधा दे सकते हैं कि वो सुविधाजनक किस्तों में ये फ़ीस जमा करवा दें। और साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि 3 अगस्त से ये बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं, तो मेरा सब बच्चों से अनुरोध रहेगा कि वो इन क्लासेस को नियमित रूप से अटेंड करें, और कोई भी जो ये क्लास है मिस नहीं करें, क्योंकि उससे उनकी ट्रेनिंग में बाधा आएगी। और हम बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए और बिना कोई अतिरिक्त समय गंवाए हमें चाहेंगे कि बच्चे इस सुविधा का पूरी तरह से लाभ लें। और इसी के साथ ही अपने उत्तराखंड में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़।